आज हम लोग जनसंख्या की शब्दावली और सिद्धांत कुछ पढ़ेंगे। ठीक, तो जनसंख्या क्या है, शब्दावली उसकी कुछ है स्पेशल, उसको पढ़ेंगे और सिद्धांत क्या है इनको जानना है। तो एक एक शब्द हम आपको बताते चलते हैं, उसको जानते रहिए। संतानोत्पादकता। ठीक, एक शब्द आएगा उसमें संतानोत्पादकता। ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि एक स्त्री या एक औरत जीवन काल का मतलब हुआ कि 15 से लेकर 49 वर्ष के बीच कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। समझे? कितने बच्चों को जन्म दे, चाहे उसके एक को बच्चे हुए हो चाहे नहीं, कितने दे सकती है, उसकी क्षमता कितनी है, इसको कहते हैं संतानोत्पादकता। ठीक, मतलब हम इतने बच्चे पैदा कर सकती है। ठीक, एक होता है प्रजननशीलता। दूसरा क्या है? प्रजननशीलता। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्त्री एक निश्चित समय में कुल जितने जीवित बच्चों को जन्म देती है उसको क्या कहते हैं? प्रजनन प्रजननशीलता कहते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, कुल सजीव बच्चे, जीवित बच्चे की बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें क्या है? कितने पैदा कर सकती है अपने जीवन काल में। ठीक, इसमें एक निश्चित समय में कितना पैदा कर रही है। ठीक है, दो हो गया। एक आश्रितता अनुपात होता है, समझते रहिएगा। आश्रितता अनुपात होता है। इसमें एक सूत्र है, उसको मैं बता रहा हूं, D/W/K। डी क्या है? ये आश्रितता अनुपात है। इसमें ये आश्रित कौन है? मतलब वह जनसंख्या जो काम नहीं करती, केवल खाती है, दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, उसको आश्रितता अनुपात कहते हैं। तो 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे आश्रित माने जाते हैं। मतलब ये कोई अपना जीवन खुद नहीं चला सकते हैं, अभी आश्रित है माँ बाप पे। तो ये क्या होता है? 0 से 14। डी क्या है? 0 से 14 वर्ष के बच्चे आ गए, ये आश्रित हैं, ये काम नहीं कर सकते। दूसरा है डब्ल्यू क्या है? तो कुल कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील का मतलब हुआ 15 से 59 वर्ष के बीच जो होते हैं यही काम करते हैं। कार्यशील कौन होते हैं? 15 से 59 वर्ष के बीच के। 60 के हो गए वृद्ध हो जाते हैं, फिर वो आश्रित आ जाते हैं। 60 वाले फिर तो आश्रित हो जाते हैं ना, वो काम तो कर नहीं सकते, तो किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो आश्रित जनसंख्या दो प्रकार की होती है, एक 0 से 14, एक 60 प्लस। कहीं कहीं 60 प्लस, कहीं कहीं 65 प्लस मिलेगा। बात समझ में आई? अब के का मतलब हुआ गुणा, 100 से गुणा कर दीजिए, अनुपात आ जाता है दोनों का। समझ में आया? आश्रित किसको कहते हो? वे जो कार्यशील नहीं होते, जो अपना जीवन यापन अभी करने में सक्षम नहीं है, वो आश्रित कहलाते हैं। 0 से 14 वर्ष के बच्चे और 60 साल प्लस वृद्ध, ये आश्रित आते हैं। कार्यशील कौन होंगे? 15 से 59 साल के लोग कार्यशील माने जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसको भी क्रम से कहिएगा, लिखा देंगे। फिर एक होता है जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर क्षेत्रफल ले लीजिए, 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक, 1 किलोमीटर के बीच कितने लोग रह रहे हैं। तो आज की डेट में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है। इसका मतलब 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई चारों तरफ से ले लिया जाए, उतने के बीच में कितने लोग रह रहे हैं? 382। तो 1 किलोमीटर क्षेत्रफल के बीच में कितने लोग रह रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर के बीच, एक लंबाई, एक चौड़ाई, फिर एक ऐसे। ठीक है, ये समझ लीजिए। हाँ, इतने के बीच जितने लोग रह रहे हैं उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, एक होता है साक्षरता अनुपात। साक्षरता अनुपात, अभी इसको फिर से बता के लिखाते चलते हैं। ठीक है, साक्षरता अनुपात, यल मतलब है लिटरेसी, कितने लोग पढ़े हैं, और 7 + 3। ठीक है, यल मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अब पी का मतलब क्या हुआ? इसको गुणे पहले इसको लगाइए,
कितने लोग पढ़े लिखे हैं ये, और उसमें है कि 7 साल से अधिक वाले, 7 प्लस का मतलब हुआ 7 साल से अधिक वाले, ठीक है। लेकिन ये जो है 7 साल से अधिक, 1971 तक 5 साल से अधिक था, 1971 के बाद कितना हो गया, 7 साल से अधिक। तो यहाँ पे कुल पढ़े लिखे लोग बटे 7 साल से अधिक लोग, ठीक, गुणे 100 कर दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, साक्षरता अनुपात आ जाएगा, ठीक। एक होता है लिंग अनुपात, ये सब देखने में बहुत आसान होता है, लेकिन जब पूछता है तो गलतियां होती है। लिंग अनुपात का मतलब होता है कि 1000 लड़कों पे या 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां उपलब्ध हैं, या कितने लोगों का जोड़ा बन सकता है, कितने लोग का जोड़ा नहीं बन सकता, ये क्या कहलाता है, लिंग अनुपात। तो हमेशा अपने यहाँ कितने नापा जाता है, 1000 लड़कों पे स्त्रियां, ठीक है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार 943 है, ठीक है। ये घटता बढ़ता रहता है, समझ में आई बात। ये क्या हुआ, लिंग अनुपात हुआ, ठीक है। अनुपात निकालना होगा कुल लड़के बटी कुल लड़कियां गुणे 1000 आ जाएगा अनुपात। इसी तरह से शिशु लिंग अनुपात होता है, कौन सा, शिशु लिंगानुपात। इसमें आ जाता है 0 से 6 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 6 वर्ष के हुए बच्चे, 1000 बच्चों पे 0 से 6 वर्ष की 1000 कितनी बालिकाएं हैं। जैसे यहाँ पुरुषों पे महिलाएं देख रहे थे, वैसे वहां 0 से 6 साल से बड़े लोग नहीं शामिल होंगे। 0 से 6 साल के बीच जो बच्चे हैं उसमें 1000 बालकों पर कितनी बालिकाएं उपलब्ध हैं, ये क्या कहलाता है, शिशु लिंगा अनुपात कहलाता है, ठीक है। शब्दावली देखते रहिएगा। एक है दशकीय वृद्धि, ठीक है। दशकीय वृद्धि कैसे निकालोगे, आज कितनी जनसंख्या है, मान लीजिए आज कितनी है, 121 है, तो पिछली साल कितनी थी, 100 थी, तो कितनी बढ़ी, 21। कैसे जाने, आज वाली में से पिछली वाली घटा दी है ना, तभी 21 पता चला। भाई आज जो जनगणना हो रही है, हम कितने हैं, पिछली जो हुई थी उसमें से घटा देंगे तभी पता चले कितना बढ़े, उतने बटे कुल जनसंख्या गुणे 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्या, दशकीय वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा 61 से 71 के बीच में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो इसका सूत्र अगर लिखना होगा, वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या पिछली वाली है बटे पूर्व जनसंख्या, ये होता है क्या, दशकीय वृद्धि। और अगर ये 10 साल में कितनी बढ़ी, तो पिछले आज 10 साल मतलब आज जैसे कितना 2025 चल रहा है, आज जनसंख्या कितना है, 2015 में कितना थी, घटा दिए, कितना बढ़ी पता चलेगा, और उसी 2015 वाले भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत, गुणे 100 लगा देंगे प्रतिशत आ जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब ये दशकीय थी, कौन थी, दशकीय है ना। अब वार्षिक निकालना होगा, जो यहां आएगा उसको 10 से और भाग देंगे तो एक वार्षिक आ जाएगी, 10 से भाग दे देंगे तो वार्षिक आ जाएगी, ठीक। इसके बाद होगा एक अशोधित जन्म दर, इतना तो जानते थे, थोड़ा थोड़ा सुने थे, अब यहां से समस्या शुरू। अशोधित जन्म दर क्या है, इसको अभी हम क्रम से परिभाषा लिखा देंगे एक का, इस तरह लिख नहीं पाओगे, ठीक है। पहले सुनिए, अशोधित जन्म दर, अशोधित जन्म दर का मतलब हुआ कि वे जन्मे हुए बच्चे या वे जन्म जो सरकार के डाटा में रजिस्टर हैं, मतलब ऐसे बालकों का या शिशुओं का जन्म जो अस्पतालों में या संस्थाओं में, रजिस्टर्ड संस्थाओं में हो रहा है, उनको कहते हैं अशोधित जन्म दर। लेकिन आपको पता होगा कि गांव या घर में हर व्यक्ति अस्पताल नहीं पहुंच पाता, कुछ लोग का घर पे ही डिलीवरी हो जाती है, तो वो सरकार के डाटा में नहीं आ पाते हैं। अब तो बहुत सारी आशा बहुएं लगी हुई हैं तो वो डाटा पहुंच जाता है, पहले और समस्या थी। तो सरकार ने कहा कि ये जो अशोधित जन्म दर है, ये है कि जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड इतने बच्चे हुए, जैसे
2025 में सरकार के यहाँ 10 लाख बच्चे जन्म लिए हैं, तो कितना अस्पतालों में, लेकिन 10, 20, 50 बच्चे तो ऐसे होंगे जो सरकार के डाटा में नहीं होंगे, घर पे पैदा हो गए होंगे। ठीक, ये अशोधित है। जो सरकार के रजिस्टर्ड में है वो क्या है, अशोधित है। ठीक है, तो सरकार मानती है कि 5% ऐसे बच्चे हैं जो हमारे रजिस्टर में नहीं है, तो उसको अगर इसमें 5% हम और जोड़ दें, जितना है, जैसे 100 बच्चे पैदा होंगे तो 5 और जोड़ दें, 105 कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, संशोधित जन्म दर। समझ में आई बात? संशोधित जन्म दर क्या है, तो इसमें अशोधित में 5% ऐड कर दीजिए, अशोधित जन्म दर प्लस 5%। ठीक, ये 5% अशोधित में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, संशोधित में शामिल होंगे, अशोधित में 5% शामिल नहीं होते, क्योंकि सरकार के रजिस्टर में उनका नहीं है। ठीक है, तो संशोधित जन्म दर होगी, अशोधित और संशोधित जन्म दर समझ में आया? अशोधित मतलब रजिस्टर्ड है, संशोधित मतलब कुछ ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं। क्लियर हो गया? इसी तरीके से मृत्यु दर हो गई, अशोधित मृत्यु दर, ऐसी मृत्यु दर जो सरकार के यहां से मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुका है जिनका, लेकिन कुछ लोगों की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी नहीं बना है, तो सरकार वो जो जिनका बन चुका है वो क्या है, अशोधित मृत्यु दर है। तो कुछ लोगों का नहीं बना है, तो 5% या कुछ गुमनाम लोग मरते रहते हैं, मृत्यु हो गई पता नहीं चला कौन है, तो 5% सरकार अपनी तरफ से जोड़ेगी, और कौन सा हो जाएगा वो, संशोधित मृत्यु दर। तो अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, संशोधित जन्म दर, संशोधित मृत्यु दर क्या हुआ, समझ में आया? ये हुआ। अब जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? प्राकृतिक मतलब जनसंख्या अपने आप कितना बढ़ रही है, प्रकृति के अनुसार कितनी बढ़ रही है। ठीक है, तो प्राकृतिक वृद्धि दर अगर देखेंगे, प्राकृतिक वृद्धि दर अगर देखेंगे, अशोधित जन्म दर में से अशोधित मृत्यु दर घटा दीजिए, अशोधित जन्म दर से अशोधित मृत्यु दर घटा दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्राकृतिक वृद्धि दर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछे जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, ये क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर है। जनसंख्या वृद्धि दर पूछेगा, संशोधित में से संशोधित घटाइएगा, संशोधित जन्म दर में से संशोधित मृत्यु दर घटाइएगा, तब जनसंख्या वृद्धि पता चलेगी। लेकिन अशोधित जन्म से अशोधित मृत्यु घटाओगे तो प्राकृतिक वृद्धि पता चलेगी। टेक्निकल पॉइंट है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना? ये शब्दावलियां यहां तक तो आपको समझ में आ रहा था, ये नई शब्दावलियां मिलेगी, अभी और मिल रही हैं। एक होता है प्रजनन काल, तो एक महिला कब से बच्चे दे सकती है, किस उम्र से, और कब तक अधिकतम दे सकती है, वो उसका प्रजनन काल कहलाता है। तो भारत में जो स्त्रियों का प्रजनन काल है वो सरकार के डाटा के अनुसार कम से कम 15 साल की लड़की या औरत बच्चे को जन्म देने की क्षमता विकसित हो जाती है उसके पास, और अधिकतम वो 49 साल की उम्र तक बच्चे को जन्म दे सकती है। ठीक, समझ रहे हैं? लेकिन जो सबसे अच्छी फर्टिलिटी रेट होती है, मतलब सबसे अच्छा जो समय होता है बच्चे को जन्म पैदा करने का, वो 20 से 24 वर्ष के बीच होता है। ठीक है, 20 से 24 के बीच होगा तो बहुत सारी बीमारियां और बच्चा लगभग स्वस्थ होता है। लेकिन आज लोग जॉब या परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लेट होते जा रहे हैं, उसका सरकार का भी कुछ, लेकिन तब स्वास्थ्य सुविधा भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसमें बच्चे मरते भी बहुत ज्यादा थे, विभिन्न बीमारियों से, विभिन्न जानवरों के काटने से, या किसी न किसी तरीके से लोग बच्चे मरते भी ज्यादा थे। तो होता क्या था, बच्चे पैदा भी ज्यादा हुए, मर भी ज्यादा गए, तो जनसंख्या बहुत तेज नहीं बढ़ी, जनसंख्या सीमित दर से बढ़ी। ठीक है, और युद्ध भी बहुत होते थे, उसमें भी मरते थे। ठीक, तो ये क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि क्यों हुई, क्या कारण है, अभी उसका संक्रमण काल में दिखाते हैं। अभी क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर और जनसंख्या। तो अशोधित में से जन्म से अशोधित मृत्यु घटाओगे तो क्या मिलेगा, प्राकृतिक वृद्धि, और संशोधित जन्म से संशोधित मृत्यु घटाओगे तो क्या मिलेगा, जनसंख्या वृद्धि। ठीक, दो बातें क्लियर हो गई।
एक प्रजनन काल बताए 15 से 49 के बीच होता है। अब शादियां, पहले बच्चे ज्यादा होते थे, जनसंख्या बढ़ रही थी, अब शादियां 30 की बात कर रहे हैं लोग शादियां, ठीक है। और जब से सबसे अच्छी फर्टिलिटी कितने है, 20 से 24 है। अब शादियां हुई 30-32 पे, तो बच्चे लगभग 35-36 पे होंगे। एक हुआ, दूसरा 40 पे हुआ, तीसरे के बाद काम खत्म। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब जो है जो एकदम जिस समय हम लोगों की बॉडी एकदम तंदुरुस्त रहती है, अच्छे से काम करती है, उस समय तो हुआ नहीं। तो बॉडी पे इसी वजह से देखिए, तो सामान्य बच्चे कठिनाई से हो रहे हैं, बिना दवा के कोई बच्चा नहीं हो रहा। उसके कारण हो गए हैं, एक तो शादियों का लेट होना, और दूसरा जॉब के चक्कर में लोग ऐसा करते रहते हैं। ये हुआ प्रजनन काल। प्रजनन काल का है, एक औरत कब से कब तक बच्चे को जन्म दे सकती है, कितना लंबा कार्य जन्म काल है, वही है प्रजनन काल, ठीक है। सामान्य जन्म दर देखते हैं। तो सामान्य जन्म दर का मतलब हुआ कि एक वर्ष में या एक निश्चित समय में कितने सजीव बच्चे, जो मर गए उनको नहीं गिनना है, कितने सजीव बच्चे जन्म लिए हैं, कितने सजीव बच्चे जन्म लेने के लिए महिलाओं की प्रजनन क्षमता है, और उसको महिलाओं की प्रजनन जितनी महिलाएं प्रजनन योग्य है, मतलब जो बच्चे देने योग्य हैं, उनसे भाग दे दिया जाए और 100 से गुणा कर दिया जाए, तो आता है सामान्य जन्म दर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 100 महिलाएं हैं, तो सबकी तो बच्चे को जन्म देने की क्षमता है नहीं ना, उसमें से 50 की है, तो 50 सजीव बच्चों को जन्म देंगे, बटे 100 किया जाएगा, क्योंकि सब महिलाएं हैं, ठीक है। ये क्या होगा, जन्म दर होगा। स्त्रियों को सबसे अच्छी प्रजननशीलता कब होती है, 20 से 24 के बीच, ठीक है। कुल प्रजनन दर देखें तो कुल टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो आज की डेट में कुल प्रजनन दर जो भारत की है वो है 2.2। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्त्री अपने पूरे जीवन काल में, मतलब 15 वर्ष से 49 वर्ष के बीच कितने बच्चे को जन्म दे रही है आज की डेट में भारत में, तो 2.2 बच्चों को दे रही है। औसत है, नहीं 2.2, एक औरत बच्चे नहीं दे सकती इतना, तो ठीक है। और इसमें हम बच्चे दे रही है, ये गलत शब्द है, लेकिन क्या किया जाए, अच्छे शब्द है नहीं। जन्म दे रही है, 2.2 बच्चों को जन्म दे रही है एक औरत औसतन भारत की। और एक होता है प्रतिस्थापन दर, क्या होती है, प्रतिस्थापन दर होती है। ये 2.1 है। मतलब ये हुआ कि अगर एक औरत मतलब उसमें स्त्री पुरुष दोनों आएंगे, दो लोग हो गए मिलकर ना, अगर दोनों एक औरत अपने पूरे प्रजनन काल में 2.1 बच्चे को जन्म दे रही है, तो वहां की जनसंख्या ना बढ़ेगी ना घटेगी, वो स्थिर रहेगी। उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन दर कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। होगा क्या, 2.1 बच्चे को दे, कुछ खत्म हो जाएंगे, कुछ बचे रहेंगे धीरे धीरे, तो वो निश्चित रहेगा, दो है तो दो ही, हम दो, हमारे दो वही गया, और वो जनसंख्या सीमित रहेगी। अभी बताते हैं सरकार ने ऐसा क्यों किया, लक्ष्य रखा है। 1985 में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी, तो इंदिरा गांधी सरकार ने जबरदस्ती नसबंदी करवाया था जनसंख्या को रोकने के लिए। तो क्यों ऐसा हुआ, अभी सिद्धांत में मालथास और उनका सबका सिद्धांत बताते हैं कहे ऐसा किया गया, ठीक है। ये हो गया कुल प्रजनन दर, समझ में आई। प्रजनन दर मतलब एक स्त्री अपने पूरे प्रजनन काल में, जीवन काल नहीं कह रहे हैं, प्रजनन काल में कितने अधिकतम बच्चों को आज की डेट में, मतलब इस वर्ष में कितने बच्चों को औसतन बच्चे जन्म दे रही है, ठीक है। एक होता है सकल पुनरुत्पादन दर। सकल पुनरुत्पादन का दर का मतलब पुनः उत्पादन की दर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक औरत अपने प्रजनन काल में कितने बालिकाओं को जन्म देती है। पुनरुत्पादन जैसे हम दे रहे हैं, कोई औरत बच्चे को जन्म दे, अगली लड़की ही तो जन्म देगी बच्चे को, तो वो कितनी बच्चे को दे रही है, ठीक है, कितनी बालिकाओं को जन्म दे रही है, इसको पुनरुत्पादन दर कहते हैं। लड़कों की बात नहीं, केवल लड़कियों को, एक औरत कितनी लड़कियों को जन्म देती है उसको क्या कहेंगे, पुनरुत्पादन, सकल पुनरुत्पादन, ठीक है। अगर एक औरत अपने प्रजनन काल में एक लड़की को जन्म देती है, तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। भाई एक लड़की, जैसे इसने एक बच्चे को दिया, फिर वो एक लड़की को देगी, औसत बना रहेगा। अब उसमें होगा किसी के 2 लड़कियां हो जाएंगी, किसी के 2 लड़के हो जाएंगे, तो औसत मेंटेन रहेगा और जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर पुनरुत्पादन दर 1 से कम हो जाए, 1 से कम, जैसे 2 औरतों के बीच एक लड़की पैदा हो, अब क्या होगा, जनसंख्या कम होगी। भाई जन्म कौन देगा, लड़कियां देगी, लड़कियां कम होती जा रही, तो बच्चे कम जन्म लेंगे, तो जनसंख्या कम होना शुरू हो गई।
लेकिन एक औरत अपने प्रजनन काल में एक से ज्यादा लड़कियों को जन्म देने लगे, तब जनसंख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है पुनरुत्पादन दर। एक होता है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, शिशु किसको कहते हैं? 5 साल से कम उम्र के बच्चे को शिशु कहते हैं। तो एक साल में या एक निश्चित समय में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, एक साल में एक निश्चित समय में जो बच्चे, जितने बच्चे पैदा हुए उसमें से कितने मर गए 5 साल से कम वाले, उनको क्या कहा जाता है? शिशु मृत्यु दर। गुणे 100 कर लीजिएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, एक होता है नवजात शिशु मृत्यु दर। एक शिशु 5 साल से कम वाला नवजात किसको कहते हैं? ऐसे जन्मे बच्चे जिनकी उम्र 1 महीना से कम है। 1 महीने से कम बोलो तो ध्यान दे रहे हैं, 1 महीने से कम है उसको नवजात बोलते हैं। तो ऐसे जन्मे बच्चे जिनकी उम्र 1 महीने नहीं हुई उसके पहले मर जाते हैं, तो कुल जन्मे बच्चे, उसमें जितने बच्चे खत्म हुए वो बच्चे बटे कुल जन्मे बच्चे गुणे 100, ये नवजात शिशु मृत्यु दर आ जाती है। ठीक, सब तो समझ में आ रहा है। फिर आता है नगरीय क्षेत्र। जानते हो नगर किसको कहते हैं? जानते हो? ऐसा क्षेत्र जहां कम से कम 5000 जनसंख्या हो और वहां पे जितने लोग रह रहे हैं, जैसे 100 लोग रह रहे हैं, 75 लोग खेती में ना काम करते हो, बिना खेती के अलावा काम करते हो। ठीक है, और वहां की जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 प्रति किलोमीटर हो, उसको नगर कहते हैं। और अगर किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई तो शहर कहते हैं। इसका भी सिस्टम है, आगे मिलेगा तो बताएंगे, केवल यहां बता रहे हैं। इतना हो गया। अब इसको पहले इसको फिर से लिखिए, इसको लिखिए, इसको हाँ लिखेंगे, हेडिंग डालिए, छोटा छोटा है, लिखिए संतानोत्पादक का है, इसको हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट करिए, संतानोत्पादकता पहली हेडिंग। लिखिए स्त्री के बच्चे को जन्म देने की शक्ति, बच्चे को जन्म देने की शक्ति, चाहे बच्चे को जन्म दिया हो या ना दिया हो। चाहे बच्चे को जन्म दिया हो या ना दिया हो, ये हो गई संतानोत्पादकता। ठीक, अब दूसरी हेडिंग डालिए प्रजननशीलता। लिखिए स्त्री द्वारा किसी निश्चित समयावधि में कुल सजीव जन्मे बच्चों की संख्या, कुल सजीव जन्मे बच्चों की संख्या, बच्चों की वास्तविक संख्या करिएगा, बच्चों की वास्तविक संख्या प्रजननशीलता कहलाती है। फिर लिखिए आश्रितता अनुपात, आश्रितता अनुपात, ये लिखा हुआ आश्रितता अनुपात, ऐसे फार्मूला लिखिए। डी का मतलब लिखिए आश्रित जनसंख्या 0 से 14 वर्ष 60 प्लस आयु, डी का मतलब ये हुआ। ठीक, 0 से 14 वर्ष के लोग और 60 प्लस वाले, ये आश्रित हो गए। ठीक, और ये जो है ये कुल कार्यशील जनसंख्या, मतलब 14 से 59 इसके बीच वाले जो काम कर रहे हैं। डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? कुल कार्यशील जनसंख्या, 15 से 59 उम्र जिसकी है उसका। और के का मतलब हुआ 1000 पे निकाला जाता है ये, इस वजह। हाँ, के 1000 है, 1000 जनसंख्या 1000। ठीक, अगला हेडिंग डालिए जनसंख्या घनत्व।
1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। हो गया। अब लिखिए साक्षरता अनुपात। साक्षर व्यक्ति बटे 7 वर्ष से अधिक कुल जनसंख्या। यल का मतलब साक्षर व्यक्ति है। हाँ। नहीं, ये नीचे वाले में, ऊपर वाले में जितने पढ़े लिखे हैं, ये नीचे वाली जनसंख्या जो 7 से ऊपर, 7 से पहले वाले नहीं पढ़ते हैं ना, तो साक्षरता अनुपात उसी में निकलेगा। ये कितने लोग पढ़े लिखे हैं और 7 साल से ऊपर कितने लोग हैं। हाँ, तो साक्षर व्यक्ति बटे 7 वर्ष से अधिक कुल जनसंख्या और गुणे 100 लगा दीजिएगा। अगला है लिंग अनुपात। देखिए 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर उपलब्ध स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है, सेक्स रेशियो। ठीक, फिर cis लिंग अनुपात। ठीक, देखिए 0 से 6 वर्ष के 1000 बालकों पर जीरो से 6 वर्ष के 1000 बालकों पर उपलब्ध समान आयु की बालिकाओं की संख्या। समान मतलब 0 से 6 हो गया, समान आयु के 0 से 6 वर्ष की बालिकाओं की संख्या। हो गया, cis लिंग अनुपात हो गया ना। अब 10 की वृद्धि। तो लिखिए वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या ऋण पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या ऊपर गुणे 100। हो गया। अब हेडिंग लगाइए अशोधित जन्म दर। अशोधित, देखा, किसी वर्ष विशेष में जन्मे कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष की कुल जनसंख्या के अनुपात को
ठीक, कुल अनुपात को क्या कहते हैं? अशोधित जन्म दर। आगे लिख दीजिए इसमें। इसमें गैर पंजीकृत बच्चे शामिल नहीं होते। इसमें या ऐसा देखिए, जो बच्चे पंजीकृत नहीं है वो शामिल नहीं होते, जैसे लीजिए गैर पंजीकृत बच्चे शामिल नहीं होते। ठीक, अब संशोधित जन्म दर। एक काम कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए ना, जैसे अशोधित जन्म दर लिखे हैं ना, यही आप लिख करके मृत्यु दर भी लिख दीजिएगा। वो मतलब वही हुआ, कितने मर रहे हैं। और संशोधित जन्म दर आप लिख करके मृत्यु दर कर लीजिएगा, वही मृत्यु कर दीजिएगा, तो वही बात हो जाएगी ना। जो रजिस्टर में मर रहे हैं वो अशोधित हो जाएगा, 5% बढ़ा दीजिए, संशोधित हो जाएगा। वही जन्म दर है, वही मृत्यु दर है। जन्म दर में पैदा हो रहे हैं, मृत्यु दर में मर रहे हैं, बस इतने तो है। आप लिख कर कर लीजिए। ठीक, तो अब कौन सा है? अशोधित, संशोधित। संशोधित जन्म दर आबलिक मृत्यु दर। इसमें लिखिए अशोधित जन्म दर अशोधित जन्म दर प्लस 5% अतिरिक्त। हो गया। अब हेडिंग डालिए जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर। जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर। जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर, इसमें लिखिए अशोधित जन्म दर ऋण अशोधित मृत्यु दर। अब अशोधित का मतलब पता ही है, हाँ? प्राकृतिक जनसंख्या समृद्धि दर, हाँ समृद्धि दर, प्राकृतिक समृद्धि दर। तो ये प्राकृतिक समृद्धि दर लिखा हुआ है, ये अशोधित जन्म दर माइनस अशोधित मृत्यु दर। ठीक, ये फॉर्मूला लिखा हुआ, प्राकृतिक समृद्धि दर बराबर अशोधित जन्म दर माइनस अशोधित। अब यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर लिखिए, जनसंख्या वृद्धि दर, इसमें संशोधित कर दीजिएगा, संशोधित जन्म दर माइनस संशोधित मृत्यु दर। ठीक, ये हो गया। फिर लिखिएगा प्रजनन काल कितना होता है? 15 से 49 वर्ष। ठीक, इसको लिख लीजिए। अगर ये लग रहा है जब ऐसे पूछता है, तो प्रश्न पूछा है अशोधित जन्म दर अशोधित इन नामों से, तो पता ही नहीं चलता क्या पूछ रहा है, सुने ही नहीं है, तो शब्दों से जानना जरूरी है। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रजनन काल हो गया ना। फिर एक लिखिए कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर, इसमें लिखिए एक स्त्री द्वारा संपूर्ण प्रजनन काल में जन्मे बच्चों की संख्या, जन्मे सजीव बच्चों की संख्या या जन्मे बच्चों की संख्या। ठीक, हो गया। फिर लिखिए शिशु मृत्यु दर, 0 से 5 वर्ष के बच्चे की मृत्यु
बटे उस वर्ष कुल जन्मे सजीव बच्चे। ठीक है, ये गुणे 100 कर लीजिएगा, आ जाएगा। नवजात में 1 महीना कर दीजिएगा, यही जो 0.5 है इसी को 1 महीना कर दीजिएगा, शेष ऐसे लिखा रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक, अब जनसंख्या सिद्धांत पढ़ते हैं। तो एक थी माल्थस का सिद्धांत। हाँ, जो मृत्यु पंजीकरण होता है 21 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। जन्म पंजीकरण 21 दिन, मृत्यु 42 है शायद, ऐसे है माल्थस का सिद्धांत। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो जनसंख्या और खाद्यान्न उत्पादन के संबंध को बताया था। खाद्यान्न उत्पादन के संबंध को, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है और खाद्यान्न उत्पादन, शॉर्टकट में समझा रहे हैं, लॉन्ग कट में समझिए, ठीक है। ये गुणोत्तर श्रेणी में वो होती है। जनसंख्या वृद्धि किसमें होती है? गुणोत्तर श्रेणी में, और ये समानांतर श्रेणी में। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी समय दोनों की, एक व्यक्ति है 1 किलो पैदा हो रहा है, अगला ये 2 होगा, ये 2 हो गया, ठीक, फिर ये 4 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 8 होगा, ये 4 होगा, ये 16 होगा, 5, 32, 6, 64, 7, 64 दूना 128, 8। तो देखिए खाद्यान्न उत्पादन कैसे बढ़ रहा है और ये कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, किसने बताया इसको? ठीक है, तो ये कितने दिन का रेशियो है? 25 वर्ष के लिए बताया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कहा 25 वर्ष बाद किसी स्थान की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे 25 साल बाद कितने? 2 हो गई, फिर अगले 25 साल बाद 4, फिर अगले 25 8, फिर 16, फिर 32, 64, 128, 256, 9। ठीक है, इन्होंने बताया कि अगर इसी तरह चलता रहा तो 25 वर्षों में जनसंख्या 2 गुना हो जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा कि, और बताया कि अगर ऐसे चलता रहा तो 200 वर्षों में जनसंख्या क्या कितना गुना हो जाएगी? ये हो जाएगी 256 गुना। ठीक है, जबकि 200 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन कितना होगा? 9 गुना। ठीक है, इसका मतलब अब सबको भोजन नहीं मिलेगा। तब इन्होंने कहा कि जनसंख्या को रोके कैसे, ये भी पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रित करने का कौन सा उपाय बताया? हाँ, ठीक, तो माल्थस का नियंत्रण का उपाय देख लीजिए। इन्होंने कहा कि भैया कौन उपाय ना है, तो कहें स्वयं आत्मनियंत्रण करिए। ठीक, माल्थस ने क्या कहा? हाँ, स्वयं आत्मनियंत्रण या नैतिक नियंत्रण आपका नैतिक कर्तव्य है। ठीक, ये भगवान का काम नहीं है, आपका नैतिक कर्तव्य है बच्चों को कम से कम पैदा करो। फिर क्या कहे माल्थस? कहे अगर ना करवा तो, अगर मनमानी करवा इतना जनसंख्या बढ़ा तो क्या होए? नहीं, कहे फिर आपदा आए, भूकंप आए, युद्ध होए, मर जावा वैसे कम हो जावा, कहे कम तो हो गया है। ठीक, इन्होंने कहा कि दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ेगा, प्रकोप आएगा, संक्रामक रोग फैलेंगे, युद्ध होगा और जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक, हाँ, ये बताएं
तो इनके पहले जब कृषि क्षेत्र रहे, देश विकसित नहीं रहे, तब इनके नियम लागू होता ना, फेल हो गया। ठीक। तो और सरकारों का लक्ष्य है कि 2050 तक विश्व का जो वृद्धि दर है उसको 0 कर लिया जाए, कि बढ़े ना, रुक जाए। ये एक दिन रहे कार्ल मार्क्स, हम देखते हैं। हाँ, इनके सिद्धांत तो हमको अच्छा लगा है। तो ये समाजवादी रहे, 2 पॉइंट रहे। कहे समाज में 2 प्रकार के आदमी हैं। अमीर क्या करते हैं? कार्ल मार्क्स है, अमीर क्या करते हैं? तो इनका कहा था ये उत्पादन के जो साधन होता है, ये नियंत्रण करते हैं। ठीक है। अमीर वर्ग क्या करते हैं? उत्पादन के साधन नियंत्रण करते हैं और धन संचय करते हैं। सही बात यह। इसका मतलब यह है, उत्पादन साधन जैसे पहले खेती होती थी, ये खेत बहुत इनके होता था ना, उत्पादन साधन। और दूसरी चीज, ये धन, पैसा खूब इकट्ठा करते हैं। बच्चे इनके कम रहेंगे, पैसा ज्यादा रहेगा। लेकिन इसका उल्टा, गरीबों में आ जाइए। कार्ल मार्क्स का था हमने कहा कुछ, कौन कह रहा है? कार्ल मार्क्स। कहा था है कि जो गरीब होते हैं, तीव्र जनसंख्या, तेज जनसंख्या, तीव्र जनसंख्या वृद्धि कराते हैं। अब आप जाइएगा किसी अमीर को देखिएगा, 10-12 बच्चे हैं नहीं है, लेकिन किसी गरीब के यहाँ 4-5 कम से कम होंगे। अमीर के यहाँ 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो क्यों? उन्होंने कहा अमीर इसलिए वो साधन पे नियंत्रण कर रहे हैं और धन संचय पे ध्यान दे रहे हैं। अब ये किस पे कर रहे हैं? जनसंख्या वृद्धि पे। इससे क्या होगा? श्रम शक्ति संचय होगी। गरीब वर्ग का 4-5 लड़कियां रहेंगे, सब कमा लेंगे तो अमीर हो गया, है ना? ये तो सोचता है भाई कि अभी एक है, अकेला है, कमाता है, नहीं कर पाता। 4 लड़कियां हैं, बड़ा बड़ा होंगे, 4 कमा लेंगे, 400 लेंगे, 400 हुए, अमीर हो गया। लेकिन गरीब ये नहीं सोच, चारों के फिर खर्च बढ़ जाएंगे। ठीक। तो ये कहा संचय के हैं धन, एक कहा संचय के हैं श्रम शक्ति। अब ये हरदम प्रयास करी है कि एक दाम ना बढ़े पावे। अमीर वर्ग हमेशा कहेगा कि इनका दाम ना बढ़ने पाए। ठीक है। तो श्रम शक्ति को निरंतर सस्ता रखने का प्रयास। ठीक। अब जैसे देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों, फैक्ट्रियों में एक लोग काम कर रहे हैं, सीईओ बने हुए हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। लेकिन जो श्रम शक्ति रखेंगे दिहाड़ी ना, किसी को वेतन 50,000 ना देना पड़े ना, वो इसको कम रखने का प्रयास कर रहे हैं। जब फिर कम रखेंगे, फिर जनसंख्या बढ़ाएंगे, फिर श्रम शक्ति इकट्ठा होगी। तो ये इनका विचार था। किसका? तो ये कहे गरीबी और आपदा ये दोनों स्वाभाविक है। काहे से कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है ओके बुराई फल आई, पूंजीवादी व्यवस्था बुराई फल आई। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने 2 सिद्धांत समझ में आया। अगला है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। इसमें यह है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी जब, तो कार्यशील जनसंख्या, जैसे अभी खूब जनसंख्या बढ़ी, 100 लोग थे, 50 लोग पैदा हो गए, तो 15 साल बाद 50 कार्यशील हो जाएंगे ना। तो हमारे पास काम करने वाले लोग ज्यादा हो गए, तो उत्पादन ज्यादा होगा। ठीक है। उत्पादन ज्यादा होगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ठीक है। लेकिन एक निश्चित अनुपात के बाद अगर बढ़ा रहे हो ना, या एक निश्चित, जैसे एक आपके पास 100 बीघे खेत है, तो आप 10 लोग हैं, तो ठीक है, 10 बच्चे और हो गए, 20 हो गए। ठीक है। 5-5 लोग काम कर ले रहे हैं। लेकिन 20 के 20 और हो गए, या 20 के 40 हो गए, तो 60 हो गए, या 20 के 60 हो गए, 3-3 बच्चे हो गए, तो 80 लोग हो गए। अब अनाज तो उतना ही पैदा होगा
हाँ, लेकिन जनसंख्या खाने वाले बढ़ गए तो दबाव बना ना, वो चीज बताए हैं। तो संसाधनों कार्य पूर्ण होगा, एक समय आए कि औसत उत्पादकता अधिकतम हुई है, फिर उसके बाद पतन हो शुरू हुई है। ठीक है, तो यही जगह एक जगह रहे रॉबिन्सन, वे बताएं प्रति व्यक्ति आय अधिकतम उत्पादन, हर व्यक्ति चाहता है कि हम अधिकतम उत्पादन करें। और एक थे कार सैंडर्स, ये कहें प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, ये सब तो हो गया, कितना हो गया। जो मुख्य चीज है, एक अंतिम सिद्धांत है, उसी को पढ़ा के बंद करते हैं। उसको देखिएगा, जनसंख्या संक्रमण, ये खूब पूछा जाता है, बस लोग जानते नहीं है क्या क्या पूछा, कभी कभी सही हो गया, अरे तो हमारा सही हो गया, तुक्का लग गया, और वास्तविकता जानते ही नहीं होता क्या है। हाँ, तो आज समझ जाओगे आप लोग जनसंख्या बढ़ती कैसे है, हमारा देश कैसे चल रहा है। ठीक, तो कौन सा, जनसंख्या चक्र या जनसंख्या जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक, इसी को कहते हैं जनसंख्या चक्र या संक्रमण, इसी को जनसंख्या चक्र कहते हैं। ठीक, इसकी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, 2 विद्वान थे, थॉम्पसन थे और नोटेस्टीन थे, इन लोगों ने 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, एक व्यक्ति और आ गए, कोलिन क्लार्क। ठीक है, इन्होंने 5वीं अवस्था जोड़ दिया। ठीक, अब अवस्थाएं देखिए। ठीक, जन्म दर देखिए, मृत्यु दर देखिए। ठीक, और जनसंख्या में वृद्धि या कमी। ठीक है, पहली अवस्था देखिए, इन लोगों ने बताया कि जो पहली अवस्था होती है उसमें जन्म दर जो होती है ये अधिकतम होती है, और मृत्यु दर ये भी अधिकतम होती है। ठीक, जब जन्म दर अधिकतम मृत्यु दर अधिकतम तो जनसंख्या का कोई पता नहीं। ठीक है, कभी बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी। ठीक, कभी वृद्धि या कमी, कुछ भी हो सकता है ना। ये कृषि अर्थव्यवस्था की पहचान है। शुरुआत में जब वो होती है तो जन्म दर खूब होती है, खूब बच्चे पैदा होते हैं और मरते खूब भी हैं। तो कभी अकाल उकाल आ गया, ज्यादा मर गए तो जनसंख्या घट जाती है, और कभी कभी नहीं मरे तो बढ़ जाती है। तो कुछ पता नहीं है कि पहले अवस्था में क्या होगा। ठीक, दूसरी अवस्था में आते हैं। सेकेंड अवस्था में जन्म दर जो होती है अधिक होती है। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा विकसित करके मृत्यु दर को कम कर दिए हैं। ठीक, जन्म दर अधिक बनी हुई है, मृत्यु दर कम कर दी है। तो जन्म दर जो है 40 से 50 है, 1000 पे गिना जाता है प्रति हजार, और मृत्यु दर 15 से 20 प्रति हजार हो गई। ध्यान दीजिए, यहां जन्म दर मृत्यु दर पता नहीं था कितना होगा, तो जनसंख्या नहीं पता चल रहा था। यहां पैदा खूब हो रहा है, मरना कम हो शुरू हो गई, दवा आ गई, तो जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या तो तेजी से बढ़ेगी, तो यहां हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। ठीक, अब जब जनसंख्या विस्फोट होगा नियंत्रण की व्यवस्था होगी। तीसरे स्टेप में जो तीसरी अवस्था होगी, यहाँ पे जन्म दर भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। इसको कम करेंगे, मृत्यु दर भी कम होगी। ठीक है, जन्म दर भी कम होगी, मृत्यु दर भी। इसमें क्या होगा, जनसंख्या धीमी दर से बढ़ेगी। घटेगी नहीं है, तो भारत इसी में है।
अभी भारत किस अवस्था में है? तीसरी अवस्था में है। कुछ लोग कहते हैं 20 के बाद ये चौथी, 2020 के बाद किसमें आ गया है? चौथी अवस्था में। इसमें क्या होगा? जन्म दर एकदम कम हो जाएगी, जन्म दर एकदम कम हो जाएगी और मृत्यु दर भी एकदम कम हो जाएगी, ये भी एकदम कम हो जाएगी। ठीक है, तो जनसंख्या क्या होगी? स्थिर हो जाएगी। ये 10 से 15 रह जाएगी प्रति हजार और ये 10 प्रति हजार रह जाएगी, 10 से कम हो जाएगी। हम क्या होगा? जन्म दर कम होगी, मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। जन्म दर 1000 आदमियों पे 10 से 15 बच्चे पैदा होंगे और जो 10 से 15 पैदा हो रहे हैं उसमें 10 खत्म हो जाएंगे। तो जनसंख्या बहुत स्थिर रूप से धीरे धीरे बढ़ेगी या स्थिर हो जाएगी। पांचवी अवस्था में क्या होगी? मृत्यु दर जितनी हो रही है उससे कम हो जाएगी जन्म दर। ठीक है, जैसे 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 7-8 मर जाएंगे। तो यहां क्या होगा? जनसंख्या घटना शुरू हो जाएगी, जनसंख्या में कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये पांचवी अवस्था है। इसको कहते हैं, इस अवस्था को जनांकिकीय अपर्दन कहते हैं। अपर्दन मतलब घटना। ठीक है, या इसी को कहते हैं जातीय संघार। ठीक, ये पांचवी अवस्था को ये बोलते हैं। इसमें अगर इसमें वृद्धि जो होगी वो ऋणात्मक हो जाएगी, वृद्धि ऋणात्मक हो जाएगी, घटने लगेगी। हाँ, इसमें आ जाएगा आपका फ्रांस, बेल्जियम, इसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। ठीक, ये देश क्या कर रहे हैं? यहाँ जनसंख्या घटती चली जा रही है, ये लोग परेशान है जनसंख्या कैसे बढ़े। और ये इसमें आ जाएंगे अमेरिका आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा। ये जो विकसित देश है वो चौथी अवस्था में है। जर्मनी, सिंगापुर, ये सब है। जर्मनी, सिंगापुर, तीसरी में भारत है, ये है, भारत की है ये है। ठीक है, पहली में जो एकदम कमजोर राज्य है अंगोला, बोत्सवाना, सोमालिया। ठीक है, ये सब आ जाएंगे कमजोर राज्य, वहां पे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत, कुछ विद्वान कह रहे हैं भारत 2020 में इस चौथी अवस्था में पहुंच जाएगा। ठीक है, जन्म दर भी एकदम कम हो जाएगी, मृत्यु दर स्थिर की तरफ से, और ये बात सही है। वर्तमान में भारत ऐसी स्थिति में है। एक अंतिम है आयु पिरामिड। आयु पिरामिड, इसमें जो होते हैं वो किस प्रकार के लोग होते हैं? 3-4 पिरामिड बनता है। एक होते हैं बाल आयु वर्ग, इसमें बालक होते हैं, बाल आयु वर्ग। ठीक, इसमें 0 से 14 साल की, इनको बाल आयु वर्ग कहा जाता है, 0 से 14 वर्ष। दूसरा होता है प्रौढ़। ठीक, प्रौढ़ में 2 होता है, एक युवा होते हैं और दूसरे प्रौढ़ होते हैं। युवा किसको कहोगे? तो 15 से लेकर 39 साल के वर्ष जिसकी उम्र है वो युवा कहलाता है। ठीक है, और 40 से 59 तक को प्रौढ़ कहा जाता है। ठीक, और वृद्ध जो होते हैं इनको 60 प्लस वाले को वृद्ध कहा जाता है। अब अगर पूछें कि सबसे ज्यादा वृद्ध कहाँ है प्रतिशत में, तो केरल में 12.6% वृद्धि है, और सबसे कम कहाँ है? तो अरुणाचल में। ये प्रतिशत की बात हो रही है, संख्या की बात नहीं हो रही है। वहां है 4.6%। सबसे ज्यादा वृद्ध लोग कहाँ हैं? केरल में। प्रतिशत में 100 में 13 लोग, लगभग 12.5 लोग वृद्ध हैं, और सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में 4.6% लोग हैं। ठीक, ये हम लोगों का जनसंख्या का कुछ बेसिक नियम था। अब सरकार ने जनसंख्या नीति बनाई है, वो 2002 में 2000 में जनसंख्या नीति आई थी। उसके तहत ये लक्ष्य रखा गया था कि भारत की जनसंख्या को 2045 तक स्थिर कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में जब समीक्षा की गई तो ये हुआ कि भारत की जन्म दर अभी इतना तेज है तो 45 तक स्थिर कर पाना संभव नहीं है। उसको संशोधित करके कितना कर दिए हैं? 2070 कर दिए हैं। मतलब अब भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है इसको 2070 के बाद वो स्थिर हो जाएगी। मतलब जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, घटना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक,
ये है, उसमें कुछ नियम है छोटे छोटे, वो 2000 में। और जनसंख्या अधिनियम पहली बार जब आया था तो 1976 में आया था। ठीक है, ये कुछ नियम है, आगे जब हम अगर डाटा हम लोग पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो बेसिक यही है। ठीक।